नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थी आज के इस मॉडल पेपर को देखेंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर थोड़ा सा पढ़ के जाएं। तो ये हमारा हिंदी का पेपर है, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता सेकेंड ईयर का। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए, पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? तो पठन प्रक्रिया का पहला चरण है हमारा प्रत्याभिज्ञान कराना, ठीक है ना। प्रत्याभिज्ञान ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पावन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद अर्थ होता है साथियों पौ प्लस अन। क्या होगा? पौ प्लस अन। और पवन अगर पूछा जाए तो पवन का होता है पो प्लस अन। पवन का क्या बनेगा? पो प्लस अन, ठीक है ना। अगर ओ आता है तो बनेगा अब। ओ आने पर बन जाएगा अब, और औ आने पर बन जाएगा आव, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान परक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो ज्ञान परक उद्देश्य में भाषा की परंपरा, भाषा की प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखन की प्रभावी योजना के चरण कौन कौन से हैं? तो आपको 4 चरण आपको याद रखने। पहला चरण है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, यानी विषय का चयन करना। उसके बाद में शीर्षक का निर्धारण करना। नंबर 3 है विषय पर चर्चा करना। और चौथा जो स्टेप है वो है रूपरेखा का बनाना, रूपरेखा बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नंबर 5, पत्र क्या है? पत्र किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? देखो, अगर किसी बात को हम लिपिबद्ध करते हैं तो लिपिबद्ध करने को किसी भी बात को पत्र कहा जाता है। और पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक यानी ऑफिशियल, और दूसरा होता है अनौपचारिक यानी, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग अनौपचारिक पत्र जो होता है हमारे दैनिक व्यवहार में काम आता है, जबकि औपचारिक पत्र जो है कार्यालय व्यवस्था में काम आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? तो मुख से उच्चारित सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम साउंड कहते हैं, यानी ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? वह किस वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? तो साथियों ये अपने इससे पहले वाले एक पेपर में पूछा गया था सेकंड में कि किस अनुच्छेद में बात की गई है इसकी। तो अनुच्छेद 45 में बात की गई है। ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 45 के अंदर आरटीई को लागू किया गया है। और इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसको लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर है। आरपीएससी बोर्ड इसको मान चुकी है। सीरीज में क्या लिखा हुआ है इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के उम्र के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ओके। अगर यही बात की जाए कि आरटी को राजस्थान में कब लागू किया गया था, राजस्थान की बात करें तो इसको 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। ये भी आपको कन्फर्म याद रखना है, डेट में कोई गलती नहीं करनी है। चाहे आप कहीं भी पढ़ें, गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं पर आप लोग पढ़ रहे हो तो ध्यान रखें, इसमें आप लोग करेक्शन करके रखें। आरपीएससी के द्वारा ये देश की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2010, और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2011 को इसे लागू किया गया था। कन्फर्म है ये। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे बहरे होते हैं, नहीं कम सुनते हैं, ठीक है ना। कविता का सौंदर्य कितने प्रकार का होता है? तो कविता का सौंदर्य 2 प्रकार का होता है। पहला सौंदर्य है रूपात्मक और दूसरा है गुणात्मक, ठीक है ना। एक तो होता है रूपात्मक और दूसरा गुणात्मक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर करना इस चीज़ के ऊपर। और बात करते हैं गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, गद्य के अंदर हमारे निबंध भी आते हैं, कहानी है, एकांकी, लेख, संस्मरण, इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे? अध्ययन किया जाता है। किसमें? गद्य के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की किस प्रवृत्ति झलकती है? भारतेंदु जो युग है उसमें किस प्रवृत्ति की झलक मिलती है? तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति,
सामाजिक परंपराओं पर कटाक्ष एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति झलकती है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, देखिए, संवाद लेखन सिखाते समय शिक्षक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो याद रखेंगे आप लोग, संवाद लेखन में यह ध्यान रखा जाए कि श्रोता वक्ता मानो आमने सामने बात कर रहे हैं। श्रोता को क्या ध्यान रखना चाहिए कि संवाद करते समय श्रोता और वक्ता हमेशा एक दूसरे के सामने होने चाहिए और संवाद में स्वाभाविकता और सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संस्मरण और रेखा चित्र में विभेदकारी तत्वों को चिन्हित कीजिए। रेखा चित्र कहानी में नजदीक की विधा है, रेखा चित्र कहानी के नजदीक की विधा है, तो संस्मरण निबंध विधा के नजदीक की कहानी है। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्य है और रेखा चित्र में समकालीनता की झलक मिलती है। तो यह आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखो। सोरठा छंद किसे कहते हैं? तो आपने दोहे पढ़े होंगे कबीर जी के, तो जो दोहा होता है साथियों उसका उल्टा क्या कहलाएगा? सोरठा छंद कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, किसमें? सोरठा में, जबकि दूसरे चरण और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब अगर हम बात करें दोहे की इसी में, तो दोहा को उल्टा कर दिया जाए तो वो सोरठा बन जाता है। कहने का मतलब दोहे का उल्टा क्या कहलाएगा? सोरठा कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि हमारे पास कोई दोहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सोहत ओडे पीत पीतपट श्याम सलोने गात। अब देखो यहाँ पर आपको कितनी मात्राएं मिल रही हैं? 13 मात्राएं यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं? 13। अब इसमें देखो श्याम सलोने गात, यहाँ पर 11 मात्राएं। मनहु नीलमणि शैल पर, तो यहाँ तक कितनी मात्रा हो गई? 13। आतप पड़ो प्रभात, यहाँ पर आपने 11 मात्रा। अब इसका जस्ट उल्टा करो आप लोग सोरठा बनाने के लिए। तो सोरठा जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ से आप लोग इसको उल्टा करेंगे। श्याम शलोने गात, श्याम शलोने गात, पहले कितनी आएंगी? 11 मात्रा। सोहत ओडे पीत पीत पट, तो 13 मात्रा हो गई। आतप पड़ो प्रभात, 11 मात्रा हो गई। मनहु नीलमणि शैल पर कितनी हो गई? 13 मात्रा। तो कहने का मतलब यही निकला रिजल्ट कि भाई अपना जो दोहा होता है उसका अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो सोरठा छंद बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन साथियों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है अल्प प्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए कम ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, बोलने पर मुख से कम वायु निकलती हो, अल्प प्राण कहलाते हैं। और इस अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, जबकि महाप्राण जो होता है उसमें बोलने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण शामिल किया जाता है। क्लियर? इसी के साथ अल्प प्राण की बात करें तो यहाँ पर अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और महाप्राण के अंदर बात करें तो ऊष्मीय जो वर्ण होते हैं, ऊष्मीय वर्ण किसमें आएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के कंठ से होती हुई मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख से बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए कोई भी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती वो हमारे स्वर कहलाते हैं, जबकि बेवर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन की सीधी परिभाषा सुनो, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी व्यंजन कभी भी अकेला नहीं होता, हर व्यंजन के साथ में कोई ना कोई स्वर का इन्वॉल्वेशन जरूर होता है, स्वर शामिल होता है प्रत्येक व्यंजन में, जबकि स्वर जो होता है हमेशा अकेला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है मूल्यांकन किसे कहते हैं? सतत मूल्यांकन के कोई 4 उपकरण आपको लिखने हैं। तो देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ देखो, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का आंकना, ठीक है, यानी निर्णय करना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य इस बात की जांच करना है कि
शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। ये क्या है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन के उपकरणों की बात करें तो मूल्यांकन किन किन तरीकों से कर सकते। देखिए, उपकरण की बात करेंगे तो जैसे प्रश्न है, अवलोकन, परीक्षण, संचित अभिलेख, पोर्टफोलियो, विषय विशेषज्ञ और विषय के प्रति अभिव्यक्ति। अगर बात करें हम यहाँ पर मूल्यांकन को कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो भाई परीक्षा करवा कर भी, कार्य को देकर भी, प्रतियोगिता करवा करके, परियोजना दे करके, बहस करके भी और समूह चर्चा, इन सभी गतिविधियों के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको जो याद रखना है यूनिट नंबर 1 के अंदर है कि एनसीएफ 2005 में भाषक विविधताओं की समस्या के रूप में नहीं लिया जाता। एनसीएफ में जो भाषिक विविधता है उनको समस्याओं के रूप में नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, आपको इसके ऊपर टिप्पणी याद रखनी है। यूनिट नंबर 1 में आपको सवाल मिलेगा जिसे आप लोग याद करके जरूर जाए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाषण की विशेषताएं क्या हैं। तो आपको भाषण की विशेषताओं को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। विद्यालय शिक्षा पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी एवं व्यंग्यात्मक शब्द बन करके उभर रहा है। विशेषताओं की बात करें तो विषय की पूर्व तैयारी करना, विषय को रोचक बनाने का कौशल इसमें होता है, श्रोता को संतुष्ट करने वाली सामग्री और भाषा इसमें शामिल होती है, विषय को केंद्रित करने का कौशल मिलता है, नाटकीय भाव भंगिमाओं का प्रयोग करने की क्षमता मिलती है, गतिशील, सरल और स्पष्ट भाषा शैली होती है, ठीक है ना, संप्रेषणीयता का गुण पाया जाता है और प्रबंधन कौशल भी इसमें मिलता है। किसके अंदर, भाषण के अंदर। अब आपको एक प्रश्न अथवा में और याद रखना है कि मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति में गहरा संबंध है। क्यों है गहरा संबंध, ये आपको याद करके जाना है अपनी सीरीज में से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बात करते हैं। ये अपना यूनिट नंबर 1 का ही है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन प्रक्रिया के चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पठन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला चरण है हमारा प्रत्यय ज्ञान करना। आप लोगों ने जब दैनिक पाठ योजना बनाई होगी, लेसन प्लान आपने बनाया होगा, तो इन चरणों को आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है भाई। तो देखिए आप लोग, पहला जो स्टेप है वो है हमारा 4 चरणों में होते परंपरागत रूप से पठन। पहला है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान का मतलब है कि किसी भी शब्द की रचना और उसके उच्चारण के रूप में जो मानसिक बिंब हमारे मन में बनता है वो क्या है, प्रत्याभिज्ञान है, ठीक है ना। और ये पठन प्रक्रिया का पहला चरण भी है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा दिया। दूसरा चरण आता है हमारा अर्थ ग्रहण करना। इसमें पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन और मनन के द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। तीसरा चरण है हमारा मूल्यांकन करना। इस चरण में पाठक अर्थ ग्रहण के साथ साथ लेखक के द्वारा जो प्रस्तुत घटना है, विचार है, भाव है, उनको समझते हुए उसका मूल्यांकन भी करता है। नंबर 4 चरण है इसका अनुप्रयोग, ठीक है ना। यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आपसे पूछ लिया जाए कि पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है, तो अनुप्रयोग है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़कर के पाठक निहित भावों एवं विचारों के संदर्भ में सहमति या असहमति निर्मित करता है। चलिए साथियों, आगे आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको भी आप पढ़ के जाएंगे कि गहन अध्ययन और द्रुत पठन, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा है कि कहानी की भाषागत विशेषताएं क्या है। कहानी की भाषागत विशेषताएं क्या हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, वाच्य किसे कहते हैं, प्रधानता के आधार पर वाच्यों के भेद क्या हैं। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके अथवा में अब मैं जो आपको प्रश्न दे रहा हूं वो है कि वाक्य में कौन कौन से गुण होने आवश्यक है। प्रश्न क्या है, वाक्य में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहला गुण है आकांक्षा। क्या है पहला गुण, आकांक्षा। एक पद पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी वाक्य के आशय को जानने की स्वाभाविकता की जिज्ञासा को ही क्या कहेंगे, आकांक्षा कहेंगे। दूसरा जो गुण है वो है योग्यता का। वाक्य में योग्यता से तात्पर्य है कि पदों के अर्थबोधन की सामर्थ्यता को जानना। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द तभी प्रयोग में लाए जाते हैं जब वे कुछ अर्थपूर्ण होते हैं। तो दूसरा गुण हो गया हमारा योग्यता।
तीसरा गुण है हमारा सानिध्य। क्या नाम है? सानिध्य। शाब्दिक दृष्टि से इसका मतलब होता है समीपता। क्या होता है? नजदीकी। और वाक्य के पद एक दूसरे की समीप रहने चाहिए, और यह तभी संभव होता है जब पूरा वाक्य एक साथ उच्चारित यानी बोला जाता है। अगला गुण है हमारा पदक्रम। कौन सा है? चौथा गुण पदक्रम। प्रत्येक भाषा में पदक्रम की अपनी व्याकरणिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के लिए पदों का निश्चित क्रम में आना जरूरी होता है। व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पदक्रम कहलाता है। क्लियर? और पांचवा जो गुण है हमारा वो है अन्विति। कौन सा गुण है? अन्विति। अन्विति का मतलब होता है युक्त होना, जोड़ा हुआ या फिर व्याकरणिक दृष्टि से समान रूपता। वाक्य में पदों का प्रयोग करते समय व्याकरण के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो क्या है? सब अवनीति है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं। ज़रा आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी द्वारा व्यक्त मूल्यांकन की विवेचना, यानी एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। चलिए, अब आपको एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा देखनी है कि मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो ये देखती है कि क्या देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है या नहीं हो रही है। कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। या फिर तीसरी जो बात देखती है वो कि व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूरी हो रही है। अगर इन सब बातों का पालन किया जा रहा है तो एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा रहा है। इस तरह मूल्यांकन की बात करें तो प्रक्रिया में निम्न 3 पक्षों या अंगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई गई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि साथियों, जो जॉन डीबी ने इस शिक्षा को भी त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसमें 3 तत्व बताए हैं, 3 अंग बताए हैं। पहला है शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण का अनुभव, और तीसरा जो अंग बताया वो है व्यवहारगत परिवर्तन। क्लियर? आप लोग याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? अब ये प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका आंसर कि कौन कौन सी तरीकों से या किस किस तरीके से विद्यालय के अंदर बच्चों में सुनने की आदत को विकसित किया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा। आपको एक अथवा में प्रश्न याद रखना है कि भाषा को सुनकर समझने में सहायक प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, यानी भाषा को सुनकर समझने में सहायक बिंदु कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपको खुद पढ़ के जाना है, और इस प्रश्न का आंसर मैं आपको यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। चलिए, पहला हमको काम करना है, पहला तरीका है सहस्वर वाचन के द्वारा भी श्रवण कौशल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में छात्रों के सामने सबसे पहले पाठ्य सामग्री अथवा कविता का आदर्श वाचन करना चाहिए, तब भी हम जो हमारा श्रवण कौशल है वो विकसित हो जाएगा। उसके बाद श्रुति लेख भी बच्चों को देना जरूरी है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने शब्द, वाक्य आदि का उच्चारण करता है तथा उस उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुन करके छात्र लिखित रूप प्रदान कर देते हैं। तीसरी हमारी जो तरीका है वो है भाषण के द्वारा भी। यद्यपि भाषण को छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास करने का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है, परंतु इसका श्रवण कौशल में भी प्रयोग किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ श्रवण कौशल में भी भाषण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा जो हमारा तरीका है वो है हमारा वाद विवाद। ठीक है ना? वार्तालाप। भाषण की भांति वाद विवाद भी छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास करने का साधन माना गया है, परंतु इस विधि का भी श्रवण कौशल शिक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अपना कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है। श्रवण कौशल शिक्षण की अन्य महत्वपूर्ण विधि प्रश्नोत्तर प्रणाली भी है। शिक्षक कक्षा में या तो स्वयं या किसी अन्य छात्र को एक पाठ पढ़ने के लिए देता है और प्रश्नोत्तर याद करने को भी कहता है। नेक्स्ट अपनी विधि है कहानी कहना या फिर सुनाना। कहानी कहना या सुनना। बच्चों का मन किसी भी कहानी को सुनने के लिए तैयार रहता है। प्राय बच्चे पूरे मनोयोग से कहानी सुनते हैं, अतः इस प्रणाली को हम श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण विधि भी मानते हैं। ठीक है ना? अब आपको
7वां जो पॉइंट है वो है कि श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके भी बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पठन के महत्व को वर्णित करो। पठन का क्या महत्व है, ठीक है ना। ये मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। अथवा में आपको एक प्रश्न याद रखना है कि सहस्वर वाचन के गुणों की विशेषता लिखिए, ठीक है ना। सहस्वर वाचन के गुणों की विवेचना करनी है, क्या क्या गुण होते हैं सहस्वर वाचन में, ध्यान रखना है, इस प्रश्न को आप लोग याद करना है। और पठन के महत्व कौन कौन से ये देखिए आप लोग। पहला महत्व है हमारा कि वर्तमान में सभी प्रकार की नियुक्ति एवं पदोन्नति के सामान्य ज्ञान का परिचय देना अथवा रखना आवश्यक है, और इसका बहुत बड़ा साधन है पठन। सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पठन करना। वाचन शक्ति हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, और व्यक्ति का अध्ययन जितना गंभीर होता है उतना ही वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। ये पठन के महत्व चल रहे हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता सदग्रंथों में निहित है, जिनके अध्ययन से हम अपनी प्राचीन संस्कृति के सागर में गोता लगाकर अनमोल रत्न निकाल लेते हैं। सद्गुण ग्रंथों के पठन से हृदय में ज्ञान का आलोक फैलता है और आत्मा भी विकसित होती है। पठन का ज्ञान हमें सामाजिक सम्मान देता है और साक्षरता का प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन के द्वारा ही होता है। वाचन ही हमें विविध शैलियों से परिचित करवाता है। ग्रंथ हमारे सच्चे मित्र हैं, जो सुख में, दुख में, घर में, एकांत में, अस्पताल में, यानी कि सब जगह काम आता है। तात्पर्य यह है कि सदा सर्वत्र साथ देते हैं ग्रंथ। ये मृत्यु पर्यंत तक भी हमारे जीवन साथी बने रहते हैं, इसलिए ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी आदि महान साहित्यिक आत्माओं का विमल दर्शन भी इसी वाचन शक्ति के द्वारा सुलभ होता है। उनकी अमर वाणी की झनकार इस शक्ति को हृदय में गूंजती है। इसी शक्ति से पाठक और लेखक का समागम होता है। वाचन से हम किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके, पठन के महत्व। अब हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, जैसे यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और रूढ़ यौगिक, ठीक है ना। तो ये शब्दों के प्रकार या व्युत्पत्ति के आधार पर शायद शब्द भेद की बात की है। तो 3 प्रकार के इसमें भी होते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द, और तीसरा है रोग यौगिक रूढ़ शब्द। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को पढ़ना है, और मैं बता रहा हूँ रचना के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से, सरल वाक्य, दूसरा प्रकार है जटिल या मिश्र वाक्य, और तीसरा प्रकार का है संयुक्त वाक्य अथवा यौगिक वाक्य। इनके अथवा में नाम है साथियों, जरा आप लोग याद रखना। अब देखेंगे हमारा सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य जो होता है वो कैसा होता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कहने का मतलब, उद्देश्य का मतलब एक उद्देश्य यानी एक कर्ता, और विधेय का मतलब एक कर्म होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय यानी एक कर्ता और एक कर्म होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर सीता जो है साथियों वो उद्देश्य यानी कर्ता है, और पुस्तक क्या है, यहाँ पर विधेय है, यानी पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ रही यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सरल वाक्य। अब हम बात करते हैं जटिल वाक्य यानी मिश्र वाक्य कैसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं, उन्हें हम जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। और पहचान अगर आपको करनी है तो पहचान चिन्ह याद रखना, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। जटिल वाक्यों की पहचान करने के लिए वाक्य के बीच में या तो की शब्द मिलेगा, या जो मिलेगा, किंतु, लेकिन, ठीक है ना। ये 4 आपको योजक शब्द याद रखने जो जटिल वाक्यों में अक्सर मिलते हैं। कि राम ने कहा कि, आ गया ना योजक शब्द, कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो की के बाद में जो भी हमारा वाक्य आता है वो कैसा है, आश्रित उपवाक्य, और हमारे की से पहले जो वाक्य आता है वो क्या, हमारा प्रधान उपवाक्य। तो दोनों में अंतर याद रखना आप लोग। तो योजक शब्दों से आप लोग पहचान कर सकते हैं कि, जो, किंतु और लेकिन। अब यहाँ पर ये आश्रित उपवाक्य कैसे हुआ समझिए आप लोग।
जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थबोध नहीं करा सकता, केवल मुख्य वाक्य का सहायक मात्र होते हैं, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये 3 प्रकार के हमारे आश्रित उपवाक्य। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है हमारा वाक्य का वो है संयुक्त वाक्य, यानी इसको हम यौगिक वाक्य भी कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान अधिकार वाक्य संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य मिलते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। कहने का मतलब 2 स्वतंत्र उपवाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या लाएगा? यौगिक वाक्य, नहीं संयुक्त वाक्य। ठीक है ना? तो अब आप एग्जाम्पल के लिए बात करें कि भाई बालक कक्षा में गए, बालक कक्षा में गए परंतु वहाँ शिक्षक नहीं था। अब इसमें परंतु जो योजक शब्द आया है साथियों, ये किसकी बात कर रहा है? देखो इसमें आएगा परंतु, अथवा, और, या। ये सब क्या है? परंतु, अथवा और या, ये सब क्या है? हमारे इस वाक्य को पहचान करने के योजक चिन्ह है। तो देखो इसमें प्रथम उपवाक्य हो गया बालक कक्षा में गई, ठीक है ना। परंतु हमारा योजक शब्द हो गया वहाँ शिक्षक नहीं था, ये कैसा है? ये द्वितीय वाक्य हमारा। 2 सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं किसी योजक चिन्ह के द्वारा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उससे क्या मतलब है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, ये आप लोग पढ़ेंगे। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, तकनीकियां हैं, इनकी विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ के जाएंगे अपनी सीरीज में से, प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। औपचारिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 में तथा इससे पहले अनेक समितियां एवं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिशें भी की गई थी। अभी तक वर्ष के अंत में 2.5-3 घंटे की परीक्षा ही विद्यार्थियों की क्षमता मापने की कसौटी। आज भी 2.5-3 घंटे का पेपर आपका होता है। किसी कारण से पूरे साल मेहनत करने वाला विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में ना बैठ पाए या फिर उसका पूरा साल खराब हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? विद्यार्थी पर इस बात का मानसिक तनाव पड़ता है। इसलिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई जिसमें विद्यार्थी अपने विभिन्न कौशलों को विकसित कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, जीवन मूल्यों में मानवीय आदर्शों को अपना सकता है। इन सभी समाधान स्वरूप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अस्तित्व में लाई गई थी। सीसीई की वह व्यवस्था है, अब इसमें सुनो आप लोग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वह व्यवस्था है जो सीखने की प्रक्रिया में आकलन की निरंतरता बनाए रखने पर जोर देती है। इसमें सीखने की अभिरुचियां एवं विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। अब हमसे पूछा गया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता, मूल्यांकन में हमेशा सततता होती है। क्या होती है? मूल्यांकन लगातार चलता रहता है, पूरे जीवन भर भी चल सकता है। मूल्यांकन में व्यापकता होती है। मूल्यांकन वैध होना चाहिए, मूल्यांकन का लेखा जोखा भी रखा जाना चाहिए और मूल्यांकन में वार्तालाप की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये क्या है? एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ। ये आप लोगों को किस तरीके का लगा साथियों, इस पर आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेपर को पढ़ने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और आपको फिर मैं सेकंड पेपर और करवाऊंगा, इसी का सेकंड मॉडल पेपर भी मैं आपको करवाऊंगा। आप चिंता नहीं करें, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें। हालांकि पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देख करके भी पढ़ सकते हो। धन्यवाद।